शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टारगेट रहेगा, हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो पावर सेक्टर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले तो देखो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जो ये हाइड्रो पावर सेक्टर है, ये GS3 का टॉपिक है अगर हम बात करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे का जो हाइड्रो पावर वाला जो आपका जो चैप्टर है ना, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से हमें मिलेगा डाटा। जो डाटा बुक्स में मेंशन्ड है, अगर आप उसको नहीं भी पढ़ते हो तो भी चल पड़ेगा, बट लेकिन जो डाटा यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है वो आपको कवर करना पड़ेगा। हम भी उसको डिस्कस करेंगे, जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे कवर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, जो टोटल पोटेंशियल हमारा रहता है वो रहता है 27,436 मेगावाट। तो ये हमारा जो है वो टोटल पोटेंशियल है। आप इसको अराउंड 27,000 भी लिख सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहता। 27,436 अगर नहीं याद रहता है तो आप 27,000 भी लिख सकते हैं, बट लेकिन कोशिश करो कि याद रह जाए। उसके बाद दूसरा, हम कितना जो है वो हार्नेस कर चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 24,000 मेगावाट। उसके बाद ये एक इंट्रोडक्शन लाइन है जो आपको एज इट इज नोट करके रखनी है कि हिमाचल प्रदेश is one of the India's major hydropower producing state because of its steep Himalayan terrain, perennial rivers and high elevation gradient. For example, major project like Bhakra Nangal, ठीक है, नाथपा जाखड़ी और कोल डैम। अब इसमें भी एक पॉइंट अपने माइंड में फिक्स कर दो, जो आपको मतलब याद रखना है कि जो एग्जाम्पल एक बार आंसर में लिख दिया ना, उसको दोबारा से नहीं लिखना, फिर जो है वो नया एग्जाम्पल लिखना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रो पावर सेक्टर में जो आपकी मेरिट्स है इनको समझते हैं, देन डीमेरिट्स। तो सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं हमें। तो पहला तो आपको याद रखना है कि हाइड्रो पावर जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसको प्रमोट करता है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करता है। तो दैट मीन्स कि जो हमने विजन रखा है कि 2070 तक हमें जो है वो नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करना है, उसके लिए हेल्पफुल है। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू 50% जो है वो एनर्जी जनरेट करना, तो उसके लिए भी ये जो है वो हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं कि क्लीन सोर्स है, दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम हाइड्रो पावर सेक्टर को प्रमोट करते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंस है कोल और जो फॉसल फ्यूल्स के ऊपर, जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। एक ये पॉइंट। इससे हम कह सकते हैं फिर जब हम इंपोर्ट करते हैं ना तो वो भी कम हो जाएगा। जैसे हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो कम होगा। रेवेन्यू जनरेशन में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वो एक क्रूशल सेक्टर है जिसका जो है वो शेयर काफी रहता है, स्पेशली रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से साथ में क्या है कि हमें ये भी पता चलता है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लग रखे हैं वहां से बिजली जो है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक जाती है। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है लोकल्स के लिए भी, प्लस साथ में स्किल्ड यूथ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हाइड्रो पावर सेक्टर से कंपनीज जो है वो जो आपके गवर्नमेंट या प्राइवेट जो पॉलिटेक्निकल या फिर जो बीटेक जो कॉलेजेस होता है वहां पर जाती है, और फिर वहां से बच्चों को जो है वो फ्रेशर्स को हायर करते हैं। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोकल्स को भी। ठीक है, उस देन इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए, जैसे कोई डैम बना तो उसका यूज जो है वो सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, वाटर इरिगेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, स्पेशली ऑफ सीजन जब बारिश नहीं हो रही है उस केस में। देन उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमोट एरियाज में, जैसे मलाना में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, या रिमोट एरियाज में जहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे, तो उसमें जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन है। फ्लड मैनेजमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं वो फ्लड को मतलब जो रिवर वाटर है उसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो फ्लड लाइक जैसे कंडीशंस बन जाती है तो इनको अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पर फिर आप गोविंद सागर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रेंथन करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, देखो ये कंसर्न भी हो सकता है। अब अगर एक स्टेट बिजली बना रही है, वो दूसरी स्टेट को बेच रही है, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच के जो रिलेशन है और ज्यादा अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो हमेशा रिलेशंस को जो है वो स्ट्रांग बनाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चैलेंज भी है क्योंकि इसको लेकर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट भी हो जाता है, तो वो भी आगे मेरिट डिमेरिट में डिस्कस करते हैं। तो डिमेरिट्स में जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसमें ही हम सारे पॉइंट्स को लिंक कर देंगे, जैसे पॉल्यूशन और सॉइल इरोजन, दो सबसे मतलब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए।
उसके बाद सेडिमेंटेशन होती है, ठीक है, जिससे जो आपका फ्लड प्लेन्स है वो कम होते जाते हैं। अब इसका कैसे देखो, कैसे समझेंगे, जैसे सतलुज रिवर है, ठीक है, तो अब वो गोविंद सागर लेक है, तो उसमें क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि सिल्ट भरती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, रिवर जो नेचुरल जो बेसिन है जिसका फ्लड प्लेन है वो खत्म होता जा रहा है, तो उसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जब भी कोई डैम लग रहा है तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, तो ये भी एक समस्या है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद जो रिवर का जो नेचुरल फ्लो होता है, क्योंकि जैसे मान लो इस तरह से नदी बह रही है, यहाँ पर डैम बना दिया तो पानी को रोका गया, तो जो नेचुरल फ्लो है वो इफेक्ट हो गया, तो इससे जो उस रिवर में जो मरीन लाइफ है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो अलॉट ऑफ, सिंपल वे में लिंक करते हैं, तो बहुत सारी विलेजेस को खाली करवाया जाता है, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, जैसे 95 विलेजेस जो है वो जब महाराणा प्रताप सागर डैम बना था तो डिस्प्लेस्ड हुई थी, तो ये कंसर्न चैलेंज रहता है। देन उसके बाद डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे 2023 में मानसून फ्लड्स आए थे हिमाचल प्रदेश में, तो उस टाइम पे जो आपका मलाना डैम है तो उसके गेट नहीं खुले थे, तो अगर वो मान लीजिए वो डैम टूट जाता तो और भी ज्यादा जो है वो डिजास्टर हो सकती थी। देन उसके बाद अभी रिसेंटली जो हम देखते हैं कि भाखड़ा नंगल डैम की जो वॉल है वो टिल्ट हो गई है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि अगर वो डैम टूट जाता है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पाकिस्तान पूरा खत्म। देन उसके बाद सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मास डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, हम देख सकते हैं ये सब। और वाटर डिस्प्यूट्स भी एक डिमेरिट है, जैसे शानन प्रोजेक्ट हो गया, इसको लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट चला है, क्योंकि 2024 में जो है वो लीज खत्म हो गई थी 1999 ईयर्स की, तो अब जो है वो उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्प्यूट चला हुआ है। फिर उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड है, डिमेरिट डिमेरिट के बाद क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखो हमें जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी, किसकी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, प्लस साथ में रिवर बेसिन लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब जो भी नॉर्म्स है उनको बिल्कुल स्ट्रिंजेंट वे में सही तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, कोई भी डैम हम अगर लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपर पूरा जो है वो पूरा प्रॉपर रिसर्च वर्क करके जो है वो डैम बनाया जाए, और छोटे छोटे डैम बनाए जाए रेदर देन कोई बड़ा डैम, ताकि कोई भी डिजास्टर जो है वो होने से हम रोक सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम को इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जैसे फ्लड लाइक कंडीशंस बनती है या कुछ भी चैलेंज रहता है तो उसको एड्रेस किया जा सके। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट और टाइमली रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन, देर इज नो डाउट कि डेवलपमेंट जो है वो अपने साथ डिस्ट्रक्शन लेकर चलती है, तो इसलिए यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए और टाइम पर होना चाहिए। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी रिमोट एरिया में डैम लगा रहे हो तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे उस एरिया उस जगह के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो एक तरह से सप्लीमेंट की तरह काम करती है साइंटिफिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें फोकस करना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि एक ही तरफ विकास 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 करते रहे और डिस्ट्रक्शन होती रहे नेचर की। देन उसके बाद अवॉइड करना है मेगा प्रोजेक्ट को। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे नदियां हैं, छोटे छोटे नाले जिनके ऊपर डैम बन रखे हैं, तो वहां पे आपको बड़ा डैम लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कम होंगे। देन उसके बाद ये कंक्लूजन है जो बिल्कुल आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है, देखो मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइड्रो पावर इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड एनर्जी रिसोर्स फॉर द स्टेट। हाइड्रो पावर जो है वो एक मतलब अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड एनर्जी रिसोर्स है स्टेट के लिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश के लिए। बट द हिमालयन, ठीक है, एनवायरमेंट हैज लिमिटेड इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। बट हिमालयन जो एनवायरमेंट है उसके पास एक लिमिटेड इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब क्या है कि हमें जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया आगे कि देयर फोर द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी द मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाइड्रो पावर, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए हाइड्रो पावर पोटेंशियल का, बट क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, ठीक है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन कैरिंग कैपेसिटी, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसके ऊपर बेस्ड, क्यूमुलेटिव एनवायरमेंट असेसमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से आप इसको भी फाइनल कंक्लूड कर सकते हैं। एंड यहां पर एक क्वेश्चन भी है जो आपको लिखकर जो है वो भेजना है। फॉर अ फ्रेजाइल हिमालयन स्टेट द फ्यूचर ऑफ हाइड्रो पावर must have must move from a project centric
अप्रोच टू रिवर बेसिन, अप्रोच टू अ रिवर बेसिन एंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो कमेंट करना है इस पे, और इसको जो है 150 वर्ड्स में लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिस पर आपको कमेंट करना है और इसको लिखना है 150 वर्ड्स में और फिर ग्रुप में शेयर करना है। देन उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा, हम डिस्कस करेंगे फैक्ट कि कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है और कितने मेगावाट का है। ये डाटा अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा किस नदी के ऊपर है, कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखो किन्नौर की बात करते हैं। तो किन्नौर में चौंगतंग करचम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि सतलुज नदी के ऊपर है 450 मेगावाट का है। संजय विद्युत परियोजना 120 वाट का है, भाभा। ठीक है, देन इसको ठीक है। बसपा हाइडल प्रोजेक्ट, ये बसपा रिवर के ऊपर है 300 मेगावाट का। नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट जो कि सबसे बड़ा है सतलुज नदी के ऊपर 1500 मेगावाट का। खाब पावर प्रोजेक्ट जो है वो अगर हम बात करें सतलुज के ऊपर 1020 मेगावाट का। करचम वांगतू अगर हम बात करें तो ये सतलुज नदी के ऊपर 1000 मेगावाट का। जंजी थोपन हाइडल प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर 960 वाट का, 960 मेगावाट का। ठीक है, छंगो यंगतंग प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर 140। रुकती हाइडल प्रोजेक्ट सतलुज के ऊपर है। ठीक है, 12 खंभ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो सोरंग नाला 45 मेगावाट का। तो ये आपको याद रखना है। देखो मैक्सिमम सतलुज के ऊपर बात करें तो बड़े बड़े जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो लग रखे हैं। देन लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो रोंगतंग हाइडल प्रोजेक्ट 2 मेगावाट का है। ठीक है, थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट 4.5 मेगावाट। ठीक है, छतरू हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर 108 मेगावाट। शिमला में अगर हम बात करें तो आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट 16.95 मेगावाट। रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर 412। ठीक है, धमवारी हाइडल प्रोजेक्ट पब्बर नदी के ऊपर 70 मेगावाट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल्लू की बात करते हैं तो पार्वती थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 520 मेगावाट का। सेंज हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो ब्यास के ऊपर है 100 मेगावाट का। लारजी ब्यास के ऊपर 126 मेगावाट। ठीक है, देन उसके बाद मलाना हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो याद रखना 86 मेगावाट का। चंबा में, ठीक है, और भरमौर वाले रीजन में, चंबा के भरमौर वाले रीजन में भी हाइडल प्रोजेक्ट है। तो चमेरा 1 और 2, चमेरा 1 500 मेगावाट का है और चमेरा सेकंड 800, दोनों ही जो है वो किसके ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर। बैरा सियूल हाइडल प्रोजेक्ट 198 मेगावाट का। होली हाइडल प्रोजेक्ट रावी रिवर के ऊपर 3 मेगावाट का है। द्योथल कंजू हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रावी रिवर के ऊपर 30 मेगावाट का। भरमौर में कौन कौन से आते हैं, हिब्रा, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रावी के ऊपर 260 मेगावाट का। सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चनाब के ऊपर 500 मेगावाट का। मछेत्री मचेत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रावी के ऊपर 100 मेगावाट का है। ठीक है, कुर्थुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रावी के ऊपर 260 मेगावाट का। ये याद करने पड़ेंगे, फैक्ट है। कांगड़ा में अगर हम बात करें तो पोंग आता है, बिनवा आता है। पोंग याद रखना 360 मेगावाट का है ब्यास के ऊपर। बिनवा हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बिनवा खड्ड के ऊपर है 6 मेगावाट का है। बनेर जो है वो ब्यास रिवर के ऊपर है 12 मेगावाट का। बारह बंगाल अगर हम बात करें रावी के ऊपर 200 मेगावाट का, जो बड़ा बंगाल वाले रीजन में हो गया। मंडी में बात करें शानन ब्यास के ऊपर 110 मेगावाट का। डिस्प्यूटेड है बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना। इसकी लीज जो है वो अप्रैल 2024 में कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद लीज है। और लीज कितनी थी, 99 ईयर्स की। बसी ब्यास रिवर के ऊपर 60 मेगावाट। उल सेकंड ब्यास रिवर के ऊपर 70 मेगावाट। बिलासपुर में कोल डैम आता है 800 मेगावाट। भाखड़ा नंगल 1380 मेगावाट। सिरमौर में गिरिबाटा 201 मेगावाट। रेणुका जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 40 मेगावाट। यमुना हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, 131.5 मेगावाट। कशुआ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये टोन्स रिवर के ऊपर है, आजकल न्यूज में है, 660 मेगावाट का। और ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जो दोनों है मिलकर बना रहे हैं इसको। हमीरपुर में एक आता है दौलतसिद्ध जो कि ब्यास रिवर के ऊपर है 66 मेगावाट का। तो इस तरह से हमारा हाइड्रो पावर सेक्टर कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्प्रिंग्स के बारे में, हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग। तो सबसे पहले याद रखना स्प्रिंग होता क्या है। सिंपल वे में बात करें तो आपको लिंक करना है कि स्प्रिंग जो है वो नेचुरल फ्लो है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर यानी कि धरती के अंदर जो पानी है उसका नेचुरल फ्लो जो है वो उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ठीक है, आप एक फैक्ट समझना, या एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में जो स्प्रिंग्स है वो मोस्टली सतलुज और ब्यास वैली में है। दो ही वैलीज है जहां पर मैक्सिमम जो है वो आपके स्प्रिंग्स है। और ये स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग भी है, कोल्ड स्प्रिंग भी है। अब टाइप्स की बात करते हैं, देखो ऑर्डिनरी स्प्रिंग, मिनरल वाटर स्प्रिंग और हॉट वाटर स्प्रिंग। ऑर्डिनरी स्प्रिंग क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें
एक टेम्पररी या परमानेंट जो ग्राउंड वाटर है वो पास कर रहा है सरफेस के ऊपर। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये वाला है जिसका सरफेस हो गया, यहाँ पर अंडरग्राउंड कोई पानी जो है वो बह रहा है। अब वो कभी जाकर तो किसी एंगल पर निकलेगा ना, या हम यहाँ पे बोरवेल करते हैं तो हमें पानी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका एक ऑर्डिनरी स्प्रिंग। मिनरल वाटर, वो स्प्रिंग्स जो कि मिनरल्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो मिनरल वाटर स्प्रिंग्स हो गए जनरली। ये फिर जो है वो आपका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड जो मिनरल वाटर जो ये रहता है ना, इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। देन उसके बाद हॉट वाटर स्प्रिंग। हॉट वाटर स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इस तरह से पानी बह रहा है यहाँ पर धरती के अंदर। अब कभी कभी क्या होता है कि इसके नीचे वाली जो स्टेज है ना वो मैग्मा है, ठीक है, और वो अब आपको पता है कि धरती के अंदर जितना हम जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर का जो पानी होगा ना फिर वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी वो इतना गर्म हो जाता है कि वो भाप बन जाता है, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। तो ये जो हॉट स्प्रिंग है स्पेशली हिमाचल प्रदेश के, वो बहुत ज्यादा फेमस है अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, तो वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका कैल्शियम हो गया, सिलिका हो गया, सल्फर हो गया, ये काफी ज्यादा रहता है। अब कौन कौन से स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे वो हमें कवर करने पड़ेंगे। तो देखो, तत्ता पानी आपने याद रखना मंडी में आता है, ये नेचुरल जो है वो सल्फर स्प्रिंग है, और ये सतलुज रिवर के राइट बैंक पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सतलुज के राइट बैंक पर है। और जैसे मान लो ये सतलुज है ना, तो इसके साइड पे इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पे स्प्रिंग मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये आपका कोल डैम प्रोजेक्ट बना था तो बहुत सारे स्प्रिंग जो थे इस रीजन के, वो जो है वो इसमें सबमर्ज हो गए। मणिकरण की बात करते हैं, तो मणिकरण में सबसे पहले तो याद रखना है कि रिलीजियस प्लेस है और सेकुलर प्लेस है, यहाँ पे जो है वो हिंदू टेम्पल भी है और सिख गुरुद्वारा भी है, पहले तो ये पॉइंट हो गया। कुल्लू से जो है वो 45 किलोमीटर है मणिकरण, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक साइड पर पार्वती रिवर है, तो पार्वती रिवर के लेफ्ट साइड पर जो है वो मणिकरण आता है। और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा है, कितना अबव जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर कितना है, अबव बॉइलिंग पॉइंट। एक फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि वैसे तो देखो स्प्रिंग्स में सल्फर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बट लेकिन यहाँ पर सल्फर और आयरन नहीं है, बट लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा जाता है कि ये एक रेडियो एक्टिव स्प्रिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिलेटेड टू दिस। और नमोनिया हो गया या मस्कुलर पेन हो गया, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो लोग जो है बात लेते हैं। अब उसके बाद एक यहाँ पे जो है वो एक मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि एक बार जो है वो पार्वती माता जी जो है वो यहाँ पे जो है वो मतलब एक तरह से बात ले रहे थे, तो फिर उनका एक इयरिंग गुम हो गया था पानी के अंदर। तो फिर शिव जी भगवान जी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मेरा इयरिंग ढूंढ दो। तो फिर शिव जी भगवान जी ने एक मतलब ऐसे अपनी क्रोध वाली जो है वो आंखों से उनको देखा, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपना जो मणिकरण में जो स्प्रिंग है, तो पानी उबलने लग गया था, तो वहां पे फिर बहुत सारे जो है वो रिंग बन गए थे। तब से जो है वो इसका मणिकरण का जो मतलब बनता है वो एक तरह से ईयरिंग के साथ बनता है। कसोल की बात करें तो ये जो है वो 1 किलोमीटर है मणिकर्ण से, ठीक है, और 32 किलोमीटर है भुंतर से, और भुंतर जो है वो हिमाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है, तो ये भी आपने याद रखना। और इसके अपोजिट में ना, मतलब जहाँ जहाँ पर ये लोकेटेड है, इसके दूसरी साइड पर जो है वो निकतम विलेज आती है, जो कि पार्वती नदी के किनारे पर है। खीर गंगा की बात करें तो 26 किलोमीटर है कुल्लू से, और ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है, बट लेकिन मणिकरण जितना नहीं, मणिकरण में बहुत ज्यादा पानी गर्म रहता है। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ जो है वो आपका ये स्प्रिंग भी है। आपको याद रखना ये 3 किलोमीटर है मनाली से, लेफ्ट बैंक पर है, ब्यास नदी के जो है वो लेफ्ट साइड पर है। और यहाँ पर ध्यान रखना है हॉट वाटर स्प्रिंग है। टेम्पल्स है यहाँ पे दो, एक जो है वो राम भगवान जी का टेम्पल है, और दूसरा जो ऋषि वशिष्ठ है उनका यहाँ पर टेम्पल है। देन उसके बाद ज्योरी, जो कि किन्नौर में है, ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। ये राइट बैंक पर सिचुएटेड है उना नाला के, ठीक है, एक नाला है जिसके जो है वो राइट बैंक पर ही है। एक फैक्ट है यहाँ पर कि एक ना छारी यात्रा होती है। वो कहते हैं कि ये यात्रा तभी शुरू होती है, सितंबर में ये यात्रा होती है, जब जो है वो इस स्प्रिंग में जो है वो होली डिप होती है, देन उसके बाद यात्रा शुरू होती है। स्प्रिंग जो कांगड़ा में है, ठीक है, कोपरा कोल्ड वाटर स्प्रिंग है नियर नदौन। ज्वालामुखी हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। लू नानी की अगर हम बात करें तो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। सलोल की अगर हम बात करें तो ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, जिसको डिस्कवर किया था कैप्टन ए कॉलमैन ने। देन उसका सुला की अगर हम बात करें तो ये भी कोल्ड वाटर है। तत्व तत्वानी की अगर हम बात करें तो हॉट वाटर स्प्रिंग है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है स्पेशली रिलेटेड टू स्किन। देन उसके बाद कल्लथ की अगर हम बात करें तो कुल्लू में है, ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, 6.5 किलोमीटर है मंडी से, और जो है वो ब्यास के राइट बैंक पर सिचुएटेड है। यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है, तो देखो मणिकरण में सल्फर और आयरन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो रेडियो एक्टिव है।
देन उसके बाद सतधारा वाटर स्प्रिंग जो कि पंचकूला में है, चंबा। देन उसके बाद कलिका की अगर हम बात करें, कलिका कुंड, ये भी जो है वो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है जो कि चंबा में है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं, सारे के सारे जो है वो कवर होते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। तो मान लो इस तरह से पानी बह रहा है, अब ये एक हार्ड जो है वो रॉक सरफेस है, यहाँ पर इसका एंड है, तो इसके बाद पानी यहाँ से ऊपर से बह रहा है वो नीचे गिर जाएगा इस तरह से। तो ये जो पानी डाउन द ग्रेविटी नीचे आए इसको बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, जहां पर ये पानी गिर रहा है ना, इस साइड पर याद रखना, जिस भी स्पॉट पे पानी गिर रहा है उसको बोलते हैं प्लंग पूल। और ये बहुत डेप्थ में होता है, इसलिए बोलते हैं कि जहां पर पानी गिरता है ना वाटरफॉल में, कभी वहां पर नहीं जाते। ठीक है, यहाँ पर इरोजन होता है और इधर वाली साइड पर डिपोजिशन होता है। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। और कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं हमारे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो आपको याद रखना है सिसु वाटरफॉल, जो कि सिसु टनल लाहौल वैली में है। ठीक है, जना वाटरफॉल जो कि नियर नागर है कुल्लू में। जोगनी वाटरफॉल जो कि मतलब विशिष्ट विलेज है जो वहां पर है उसके पास में है। राहला वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो नियर मनाली कुल्लू में है ये। ठीक है, दंगचो वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो भरमौर में है, चंबा मतलब भरमौर के पास में है। चेडविक वाटरफॉल समर हिल शिमला, पता नहीं क्यों वहां जाते हैं, इतना गंदा पानी है वहां का। ठीक है, भागसू नाग वाटरफॉल की अगर हम बात करें धर्मशाला में है नियर मैक्लोडगंज। थाला जो आपका वाटरफॉल हो गया, ये जो है वो भरमौर में आता है, चंबा। रिवा वाटरफॉल अगर हम बात करें सोलन अश्वनीकट, यहाँ पे भी लोग पता नहीं क्यों जाते हैं, ऊपर से इतना गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, पलानी वाटरफॉल कुल्लू में है 6 किलोमीटर फ्रॉम द टेम्पल। ठीक है, जो बिजली महादेव है उनसे 6 किलोमीटर दूर है ये। और बुंडला जो आपका वाटरफॉल हो गया कांगड़ा वैली में आता है। निकू बाबा वाटरफॉल, ठीक है, ये सोलन में आता है अर्की तहसील में, ये मैंने विजिट नहीं किया है अभी। काकसेन और भागसेन, ये दो जो है वो वाटरफॉल होते हैं जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में है कुल्लू। तो इस तरह से हमारी जो एचपी की जो ज्योग्राफी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। अब अगर कोई टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे तो वो हम उनको साथ साथ में कवर कर लेंगे।